दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज यानी 28 अप्रैल को गाजीपुर के कडेरिया गांव में पहुंचा और उसने अखिलेश यादव के शब्दों में पीडीए परिवार के द्वारा एकत्र किया गया 5 लाख रुपए का चेक पीडीए पीड़िता के पिता को दिया गया। भाटी साहब, जो 22 को जब आपका प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, उसको प्रशासन ने रोक दिया या गांव वालों ने रोका, ये थोड़ा विवाद का विषय। पत्थरबाजी हुई, आपके नेता को चोट लगी, तमाम लोगों पे एफआईआर हुई। पुलिस का कहना था कि सपा के लोगों ने ही बवाल कराया था, कई गिरफ्तारी भी हुई। फिर उसके बाद आपके नेता ने कहा कि 29 तारीख को वो जाएंगे, और आज जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आ रहे हैं तो उन्होंने अचानक से आज अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज दिया और 5 लाख रुपए का चेक पीड़िता को दिया गया और ट्विटर पे लिखा कि ये पीडीए परिवार द्वारा एकत्र किया हुआ धन है जो पीडीए पीड़ित के मदद के लिए दिया जा रहा है। ये इसका क्या मतलब समझा जाए? एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का पीडीए समाज इस पीडीए परिवार के दुख से दुखी है। आपने जो पाठक जी अभी तक विश्लेषण नुमा प्रश्न रखा है, आप पूछ तो प्रश्न ही रहे हैं, लेकिन उसमें एक आपने लंबा विश्लेषण रख दिया। मैं एक एक बिंदु पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने रोका था या गांव वालों ने रोका था या असामाजिक तत्वों ने रोका था, इसमें कम से कम मीडिया को तो स्पष्ट होना चाहिए। प्रशासन झूठ बोले सर, हम जांच नहीं कर सकते ना। हाँ नहीं, कृपया नहीं, मीडिया के पास पूरी पावर है, मीडिया के पास जांच करने की। ये आप नहीं कह सकते कि जांच नहीं कर सकते। मैं पूरे प्रश्न पे आपके पे बिंदुवार प्रकाश डाल रहा हूं, क्योंकि आपके दर्शकों को स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं और स्थिति क्या है और मेरा क्या जवाब है। मैं कम से कम मतलब पूरे मीडिया से ना भी करूं तो आलोक पाठक जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार से ये उम्मीद करता हूं, प्रबुद्ध पत्रकार से, कि उनका कंसेप्ट तो एकदम क्लियर होना चाहिए। तमाम वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं कि गुंडा टाइप लोग जो खुद को प्रधान का प्रतिनिधि बता रहे थे, इस उत्तर प्रदेश के किसी और गांव में भी क्या किसान प्रधान का कोई प्रतिनिधि है? क्या प्रधान का कोई प्रतिनिधि चुना जाता है? क्या प्रधान का कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है? क्या प्रधान की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसे अपना प्रतिनिधि भी नियुक्त करना पड़े? आमतौर पर राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य या विधान परिषद सदस्य अपने प्रतिनिधि बना देते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। विधायक भी नहीं बनाते आमतौर पे, कुछ विधायक बना देते हैं, लेकिन प्रधान भी अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। पहली बार सुनने को मिल रहा है कटरैया गांव में। पहले तो मैं स्पष्ट, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हाँ ठीक है भाई, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सही कह रहे हैं। नहीं, मैं बिंदुवार बिल्कुल जो तार्किक बात है वो कहूंगा। इसमें सच्चाई ये है कि वो दबंग व्यक्ति अपने दबंगपन के आधार पर ये कह रहा है कि मैं प्रधान प्रतिनिधि हूं। यानी जो गांव का प्रधान है वो थोड़ा सज्जन आदमी होगा, सरल आदमी होगा, सीधा आदमी होगा, वो बदतमीजी नहीं कर पाता होगा, तो उसके नाम पे बदतमीजी करने के लिए ये असामाजिक तत्व सामने आए, ये गुंडा सामने आया, जिसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पहली बात, ये सामंतवादी वर्ग, प्रभुत्ववादी वर्ग का सदस्य है। वो सामंतवादी वर्ग जो इस देश में 85% लोगों को मनुष्य ही नहीं मानते हैं, कीड़ा मकोड़ा की तरह गिनते हैं, जिन्हें अधिकार ही देना नहीं चाहते, जिनके लिए फर्जी किताबें लिख रखी हैं, जिन्हें ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, और उनमें लिखा हुआ कि तुम्हारा काम केवल हमारी सेवा करना है। अपने मन से, सच्चे मन से हमारी सेवा करते रहो, अगले जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये प्रतिनिधि बन के आया उस सामंतवादी वर्ग का, उस प्रभु वर्ग का। कटरिया गांव में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात का विषय। एक लड़की की मौत तो हुई है, ये तो सर आप मानेंगे। बिल्कुल संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, ये भी है, उसकी मौत भी। तो जब सर एक लड़की की मौत हुई है, उसका परिवार दुखी होगा। सर उसके दुख में शामिल होने अगर कोई
अगर कोई जा रहा है, जा भी कोई साधारण आदमी नहीं रहा, पूर्व मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें 5 विधायक भी मौजूद हैं, प्रदेश के प्रमुख विरोधी दल का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। सर, उसे रोकने का अधिकार क्या, या क्या इस देश में लोकतंत्र इतना सड़ चुका है, इतना खत्म हो चुका है कि संविधान हमने तकिए के नीचे दबा के रख दिया है? संविधान और भारत के कानून की कोई हैसियत नहीं रही है। इन गुंडे टाइप लोगों की स्वयंभू प्रतिनिधियों की हैसियत हो गई, यही तय करेंगे किसको जाने देंगे, किसको नहीं जाने देंगे। वो आदमी खड़ा होकर रास्ते में कहता है, सीओ दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, कोतवाल दिखाई दे रहे हैं, 4-5 सब इंस्पेक्टर दिखाई दे रहे हैं, वो कहता हम इन्हें गांव में नहीं जाने देंगे। उसे किसने ये अधिकार दे दिया? और पथराव किया जाता है, पुलिस वाले भी घायल होते हैं, हमारे पूर्व मंत्री घायल होते हैं, हमारे 2 विधायक घायल होते हैं, हमारी 2 महिला प्रतिनिधि घायल होती हैं, उनके ऊपर विभत्स तरीके से, हिंसक तरीके से जानलेवा हमला किया जाता है। ये वीडियो में मौजूद है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसके बाद पुलिस, सर थोड़ा समय और देना, थोड़ा सा जनता ने देखा। हाँ बिल्कुल, हाँ सर थोड़ा समय और देना। उसके बाकायदा मतलब वीडियो सबूत मौजूद हैं कि खुलेआम पथराव किया जा रहा है, पुलिस वालों पर भी किया जा रहा है, पुलिस वाले जान बचा के भागने हैं। इसके बावजूद जिले के पुलिस कप्तान बयान देते हैं कि समाजवादी प्रतिनिधिमंडल ने वहां हिंसा की, शांति भंग की, समाजवादी प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने पथराव किया और पुलिस जांच कर रही है कौन कौन दोषी है। और ज्यादातर लोग जो गिरफ्तार किए जाते हैं समाजवादी पार्टी के किए जाते हैं, जो गुंडे खुलेआम संविधान और कानून का उल्लंघन कर रहे थे, न्याय, नैतिकता और सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन कर रहे थे कि एक मृतक बेटी के घर सहानुभूति व्यक्त करने, दुख व्यक्त करने समाज के जिम्मेदार सम्मानित लोग जा रहे थे, उनके साथ अभद्रता करने से बड़ा अनैतिक कार्य और शर्मनाक कार्य कोई हो नहीं सकता, कोई इससे ज्यादा नीच कार्य कोई हो नहीं सकता। तो सर इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। वो अदम गोंडवी जी की एक बहुत प्रसिद्ध नज्म है जो लगभग 50-60 साल पहले उन्होंने लिखी थी, और आपने वो निश्चित तौर पे पढ़ी होगी, क्योंकि हर पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति ने वो नज्म पढ़ी है। वो पूरी तो नहीं, पर उसकी आखिरी पंक्तियां मुझे याद आती हैं जब उन्होंने, बिल्कुल ऐसी घटना पे थी वो, बिल्कुल सेम इसी तरह की घटना उनके गांव में हुई थी, अदम जी के गांव में, गोंडा में। सेम यही, एक दबंग लोगों ने एक दलित बेटी के साथ रेप किया था और उस बेटी ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि पुलिस बेटी के पक्ष के बजाय खड़े होने के बजाय उन दबंगों के साथ खड़ी हो गई थी। और अदम जी ने वो नज्म, बहुत लंबी नज्म में उस सच्ची घटना का पूरा वर्णन किया कि किस तरह दबंगों ने पुलिस में चोरी का मुकदमा दर्ज करा के उन गरीबों की झोपड़ियां जला दी और उन्हीं को अपराधी ठहरा दिया, और जिसके साथ रेप हुआ था बेटी के साथ, उनकी कोई मदद पुलिस ने नहीं की। तो उसके बाद आखिरी पंक्तियों में वो पूछते हैं, कहते हैं अदम जी, वो पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो आज कटरिया गांव में भी जू की तू सार्थक हो रही हैं। और हम जैसे, आप जैसे लोगों के लिए शर्म की बात यह है कि हम 60 साल में कुछ भी नहीं बदल पाए। 60 साल पहले अदम जी ने जो गांव देखा था, आज भी उत्तर प्रदेश का गांव वही है, या तो या योगी जी दोबारा ले आए उस काल को, योगी जी लौटा लाए फिर उसी काल को। अदम जी की पंक्तियां हैं, उसका उपसंहार करते हुए, नज्म लंबी नज्म है, उसका उपसंहार करते हुए अदम जी लिखते हैं कि पूछते रहते हैं अक्सर लोग मुझसे ये सवाल, कैसा है कहो न सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म, संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघारी जा रही और अहिंसा की जहां पे नथ उतारी जा रही हैं, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। क्या बात। आज भी सर वही हालात हैं। उस हालात में अगर समाजवादी पार्टी के शानदार नेता श्री अखिलेश यादव जी पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़े हैं, समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ी है और उनकी आर्थिक मदद कर रही है, तो आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को और जनवादी लोगों को और अच्छे लोगों को इसको एप्रिशिएट करना चाहिए, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें इफ एंड बट होनी ही नहीं चाहिए। अगर आलोक पाठक जी भी इसमें किंतु परंतु लगा रहे हैं कि किसने हिंसा की थी और किसने क्या किया था और किसने रोका था, सर साफ साफ स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस के संरक्षण में गुंडों ने और सामंतवादी गुंडों ने
मनुवादी गुंडों ने गरीब पीड़ित परिवार से मिलने से लोगों को रोका था और मंत्री का सिर फोड़ दिया था और खुली गुंडागर्दी की थी, और उसमें अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। खैर ये बात तो आपके प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मिलने के बाद भी कही है। और एक बात जो अखिलेश जी ने आज जिन शब्दों का चयन किया वो शब्द बड़े भावुक है सर। उन्होंने कहा, जो ट्वीट किया उस घटना के बाद, मैं उसको पढ़ के सुना दे रहा हूं दर्शकों के लिए, कि गाजीपुर के पीड़ित परिवार को हमारे पूरे पीडीए परिवार समाज ने मिलकर एक समुदाय के रूप में 5 लाख रुपए एकत्र कर इस कठिन घड़ी में अपने प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से मदद की। वो दरअसल पीडीए की एकता का प्रतीक है। इससे पीड़ित पीडीए परिवार के रूप में इनका मनोबल बढ़ेगा। ये विश्वास भी कि वर्चस्ववादियों के अत्याचार के खिलाफ समस्त पीडीए समाज एक साथ संघर्ष कर रहा और करता रहेगा। तो जो वो क्रेडिट खुद नहीं ले रहे हैं। देखिए, मैं आप जो कह रहे थे, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं आलोक पाठक के रूप में भी बात कह रहा हूं। वो खुद क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। वो इस चीज सच को जानते हैं कि बूंद बूंद से भरता सागर है। पीडीए मतलब उत्तर प्रदेश में जो भी पीड़ित है, दुखी है, सबका एक परिवार है। ये बार बार अखिलेश यादव कहते हैं। ये उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, उन लोगों ने उस परिवार की मदद की। तो वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीड़ित दुखी जितने भी हैं, उन्होंने इस पीड़ित परिवार की इस दुख की घड़ी में साथ दिया। तो एक बड़ा संदेश दिया उन्होंने सर। इस सच को मैं बतौर आलोक पाठक स्वीकार कर रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। ये संदेश कायदे से संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुखिया के मुंह से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति जनता के परिवार का अभिभावक होता है, लेकिन जो काम अभिभावक को करना चाहिए वो विपक्ष का नेता कर रहा है। तो ये बड़प्पन तो दिखाया अखिलेश यादव ने। वो खुद की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। इसका बहुत दूरगामी संदेश जाएगा। भाटी जी, मुझे तो लग रहा है कि आज सरकार ने आपको इसलिए जाने दिया है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में, और खुद ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को इस घटना की पूरी जानकारी है। कल बंगाल में चुनाव है। पीड़ित यहाँ पीडीए समाज की बेटी है जो जिसका परिवार न्याय मांग रहा है। तो उससे कहीं बंगाल में चुनावी नुकसान ना हो जाए। और अखिलेश यादव ने कहा कि कल हम जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, कहीं कुछ और बवाल ना हो जाए, फिर डांट ना सुननी पड़ जाए यूपी वालों को। इसलिए आज आपके प्रतिनिधिमंडल को दे दिया गया कि जाइए भाई, आज आपको सुरक्षा व्यवस्था में ले जाते हैं। हमसे गलती हो गई, 22 तारीख की गलती को तो हम अब उसको मिटा तो सकते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान जो है बंगाल में कम करने के लिए, आने वाले दिनों में यूपी के चुनाव में नुकसान कम करने के लिए आज प्रशासन ने आपके प्रतिनिधिमंडल को नहीं रोका। ये मेरा अपना आज बतौर पत्रकार विश्लेषण। अब आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, मैं आपके विश्लेषण में केवल एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूं इससे आगे का, कि योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार जितना पीडीए को दबाएगी, जितना पीडीए का उत्पीड़न करेगी, जितना पीडीए का शोषण करेगी, अन्याय करेगी, पीडीए उतना एकजुट होगा और उतनी मुखरता से, उतनी बहादुरी से जवाब देगा। पीडीए इस अन्याय के खिलाफ झुकेगा नहीं, पीडीए तन के खड़ा होगा। और ये जितना पीडीए के साथ अन्याय कर रहे हैं उतना पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। तो सर कल क्या जाएंगे? कल अखिलेश जी कल जा रहे हैं? तय है कार्यक्रम, अध्यक्ष जी का तय है कार्यक्रम। अब मुझे अभी ये जानकारी नहीं है कि उसमें कोई फेरबदल है या नहीं है, अभी तक तो तय है। लेकिन सर कार्यक्रम भी जारी हो चुका है जी। नहीं, उनकी राज्यसभा सदस्य है बलवंत जी, जो खुद भी पिछड़े और दलित समाज से आती हैं। उन्होंने तो चिट्ठी लिखी है कि अगर अखिलेश जी आएंगे तो कानून व्यवस्था पे असर पड़ सकता है। नहीं, कानून व्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा नेताओं के जाने से? अगर प्रदेश, इसका मतलब प्रदेश में कानून व्यवस्था इनके हाथ से बाहर है, इसका मतलब व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर एक नेता भी किसी गांव में नहीं जा सकता और इनकी कानून व्यवस्था फेल हो जाती है तो फिर तो बहुत कमजोर सरकार है। योगी जी को तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। इतनी कमजोर सरकार तो उत्तर प्रदेश नहीं चाहता।
और ये कानून व्यवस्था की और संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। अगर ये कानून व्यवस्था नहीं संभाल रहे हैं तो इसका मतलब संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है, और जब संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तो केंद्र सरकार उस सरकार को बर्खास्त कर देती है। तो केंद्र सरकार को तुरंत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उस कमजोर मुख्यमंत्री को तुरंत हटाना चाहिए, उस सरकार को हटा देना चाहिए जो खुद प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने में अक्षम अपने आप को बता रही है। सर, चलते चलते एक सवाल और, बंगाल में आपके बगल के जिले में एसपी रह चुके अजय पाल शर्मा जी, जो वहां पे भेजे गए हैं पुलिस ऑब्जर्वर बना के 24 परगना जिले में, उनका एक वीडियो कल से वायरल है। उस पे आपके अध्यक्ष जी ने भी बड़ी कठोर टिप्पणी की है। उस विवाद पे, उस विषय पे आपका क्या पक्ष है? क्योंकि बीजेपी कह रही है केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, भाजपा शासित सभी राज्यों से जो इनके वफादार अधिकारी हैं और जो विवादित अधिकारी हैं और जो सांप्रदायिक सोच रखने वाले अधिकारी हैं, वो ज्यादातर वहां भेजे गए हैं बंगाल में। और बंगाल को तो इन्होंने कुश्ती का मैदान बना दिया। बंगाल में चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। एक अकेली महिला को, एक महिला मुख्यमंत्री को घेरने के लिए जितने भी अनफेयर मीन्स प्रयोग किए जा सकते हैं, जितने भी असंवैधानिक और संवैधानिक दाव पेच यूज किए जा सकते हैं, उनके 500 से ज्यादा अधिकारी हटाए गए, 91 लाख वोट काट दिए गए, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जगह जगह गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके नेताओं को जगह जगह रोका जा रहा है, फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। पूरे देश से बसें और ट्रेनों में भर भर के लोग वहां भेजे गए हैं वोट डालने के लिए। और इस तरह के बाहर से भेजे गए पुलिस बल के दम पे धांधली कराना चाहते हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या होता है। इसके बावजूद भी रिपोर्ट ये आ रही है कि ममता बनर्जी मजबूत हैं और टीएमसी जीत रही है। अगर इसके बाद भी टीएमसी जीत जाती है तो केंद्र सरकार के लिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शर्मिंदगी की स्थिति होगी कि इतनी बेशर्मी के साथ संसाधनों का दुरुपयोग करने के बाद भी अगर ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर इनका जो वो है, जो क्या कहते हैं उसे, खत्म हो चुका है अब इनका दौर। ये इसका संकेत है। राज कपूर जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ, मैं राजकुमार भाटी जी आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि ये गाजीपुर की घटना कोई पहली घटना नहीं है जिसमें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार या कहिए कि बीजेपी सरकार पहले तो घटना से बचना चाह रही थी कि चर्चा ही ना हो। जब अखिलेश यादव ने इस मुद्दा को उठाया, समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, तो ये घटना पूरे प्रदेश नहीं देश भर की घटना बन गई। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से लगातार प्रतिनिधि मंडल भेजा, फिर अखिलेश जी ने पीसी की, फिर प्रतिनिधि मंडल गया, 5 लाख का चेक दिया, अब अखिलेश जी खुद जाएंगे। लेकिन सर, परसेप्शन की लड़ाई में जो ओपी राजभर ने चेक दिया और जो उन्होंने घोषणा की, उसकी चर्चा सब जगह है। ट्विटर पे है, एक्स पे है, यूट्यूब पे वीडियो बन रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो बन रहे हैं, रील बन रहे हैं, नेशनल मीडिया में चर्चा हो रही है, अखबारों में लिखे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर। लेकिन आज जो अखिलेश यादव ने प्रतिनिधि मंडल भेजा, इसकी चर्चा, और कल जो अखिलेश यादव जाएंगे, इसकी चर्चा नेशनल मीडिया में या नेशनल अखबारों में उस तरीके से नहीं होती है। तो समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले इस मुद्दे को या इस तरह के तमाम मुद्दे को कैसे परसेप्शन की लड़ाई में जनता के बीच ले जाएगी, ये बड़ा सवाल है सर। नहीं, जो ये गाजीपुर की घटना है, एक दुखद घटना है, एक बेटी की मौत हुई है। हमारी केवल उस परिवार के साथ संवेदना है और हम उस परिवार की मदद करना चाहते हैं, उनके दुख में शामिल होना चाहते हैं। इसका प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए कोई विषय है ही नहीं, ना हम इसका प्रचार करना चाहते। मीडिया अपना दायित्व खुद निभाए, खुद तय करे कि उसे किसका प्रचार करना, किसका नहीं करना, किसकी खबर दबा देनी है और किसकी खबर को ज्यादा उछालना है, ये मीडिया खुद देखे। लेकिन हम इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते कि हमें स्पेस नहीं मिला या मीडिया ने प्रचार नहीं किया। ये प्रचार का मुद्दा है ही नहीं, ये एक दुख में शामिल होने का मुद्दा है, केवल संवेदना का मुद्दा है।
नहीं नहीं, आपकी बात को मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये संवेदना का मुद्दा, और संवेदना का ही मुद्दा होना चाहिए। लेकिन इसी तरह की घटनाएं कई दूसरे प्रदेशों में होती है, तो वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इसे चुनावी मुद्दा बनाती है ना। और देखिए ना कि दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तमाम एजुकेशन के काम किए, हेल्थ के काम किए, लेकिन चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नैरेटिव को सेट कर दिया शीश महल पे, भ्रष्टाचार पे। अगर चुनावों पर अगर मुद्दा होता चुनाव में, तो जो पिछली बार 2017 में चुनाव हुई, उसमें अखिलेश जी के काम पर क्या चर्चा हुई? कुछ और मुद्दा बन गया। तो मुद्दा तो बनाना पड़ेगा ना सर। नहीं राज कपूर जी, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखो मैंने कहा कि हमारे लिए ये ना तो चुनावी मुद्दा है ना प्रचार का मुद्दा है, लेकिन ऐसी घटनाएं, ऐसे मुद्दे ऑटोमेटिक अपने आप ही चुनाव में उछलते हैं। जब चुनाव होते हैं तो लोग चर्चा करते हैं, हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ ये अन्याय हुआ था, हमारी फलाने मदद की थी, फलाने नहीं की थी। तो वो तो जनता खुद तय करेगी कि उन्हें किसके पक्ष में जाना, किसके नहीं जाना, और मीडिया भी खुद तय करेगा कि उसे कौन सी घटना को जगह देनी है, कौन सी को नहीं देनी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो यही खत्म हो जाती है कि हम पीड़ित परिवार से मिले, उनकी आर्थिक मदद की, उनके आंसू पहुंचे, उनके दुख में शरीक हुए, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उससे ज्यादा हम इस पे कुछ करना नहीं चाहते, ना प्रचार पाना चाहते, ना इसका जो चुनावी मुद्दा बनाना चाहते। चलिए, आप दोनों मेहमानों ने अपनी अपनी बात रख दी, और अखिलेश यादव कल जाएंगे, इस पर अब निगाहें टिकी है। उसके बाद क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। आप दोनों तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।